Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about what is the problem with Chinese economy. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। So Chinese economy क्यों दिक्कत में है? So इसकी शुरुआत होती है 2008 से। So 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, अमेरिकन इकोनॉमी क्रैश कर गई थी और उससे जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, सारी इकोनॉमीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो चाइना की इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। क्या बोला तूने? अब जो अमेरिका के अंदर जो कंपनीज हैं वो चीज़ें डिमांड करती हैं जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन चाइना में होता है। सो चाइना इज जनरली कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो जब कंपनीज के पास पैसा नहीं है तो वो चीज़ें डिमांड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी चाइना में डिमांड नहीं हो रही थी और प्रोडक्शन ऑलरेडी था, तो उसकी वजह से भी चाइनीज़ कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस चीज़ से डील करने के लिए चाइना की सरकार ने क्या किया कि जो वहाँ के बैंक्स हैं उस पर लिमिट लगा दी कि आप इतना लिमिट है, इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते। तो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस चाइना में थी वो जो लोन लेकर के काम करती थी, जो कि 60% चाइना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको भी कैश क्रंच हो गया, वो बिज़नेस नहीं कर सकी। तो बिज़नेस नहीं करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा और इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम भी एक देखने को मिली। दूसरी प्रॉब्लम, जब चाइना के सरकार ने वहाँ के लोकल गवर्नमेंट और बैंक्स पे लिमिट लगा दी। लोकल गवर्नमेंट पे लिमिट लगा दी कि आपको टारगेट अचीव करना है, लेकिन आप लोन इतना लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकते। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो अगर वो ज़्यादा लोन ले नहीं सकेंगे तो अपने टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? तो उससे भी डेवलपमेंट में नुकसान हुआ। डेवलपमेंट एस्पेक्ट था जो लोकल लेवल पे, उस पर भी नुकसान हुआ। तो जब ये भी एक तरह का एक फेज़ है। और दूसरा, बैंक्स पे लिमिट लगा दी कि आप इतने इस लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते और आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी होगी। तो उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो गया। इसकी वजह से बिजनेसेस को लोन देने में बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, उससे भी लोन में डिले हो गया। तो प्रोजेक्ट की ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें भी अब जैसे जैसे डिले करते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट उसको कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ता जाता है, जैसे सीमेंट, स्टील, इन सब का कॉस्ट बढ़ता जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी बिजनेसेस को लोन लेना है अपना बिजनेस करने के लिए। रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं उनको भी लोन लेना है अपना बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक अनरेगुलेटेड शैडो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया है। शैडो बैंकिंग एक चीज़ है जो कि आउटसाइड द परव्यू ऑफ रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम। ये एक तरह से कहते हैं 2 नंबर का काम है। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी बैंकिंग सर्विसेज तो आपको मिलेंगी, लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे और सरकार का इसमें रोल नहीं होगा। बेसिकली इट इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू नीड टू पे हाई टैक्सेस, हाई इंटरेस्ट रेट। तो इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ने, लोकल गवर्नमेंट ने, सबने लोन लेना चालू किया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, और सरकार को इस बात का पता नहीं था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे शैडो बैंकिंग ग्रो होते गई और जो उसका रेगुलेटेड एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम चाइना का था वो कोलैप्स होने लगी। जैसे सरकार को पता चला तो उन्होंने शैडो बैंकिंग पे के ऊपर बहुत सारे रोक लगाए, उसको रोकने की कोशिश की। तो इससे एक और प्रॉब्लम हो गई कि जैसे कि जो बैंक्स ने या जो बिजनेसेस ने ऑलरेडी लोन ले लिया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो और ज़्यादा लोन नहीं ले सकते अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब वो पैसे ले नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन ओनर्स या फिर बिल्डर्स जो ज़्यादा लोन ले नहीं सकेंगे, तो अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बिल्डिंग्स को बना नहीं पाएंगे, और बिल्डिंग्स को बना नहीं पाएंगे तो सीमेंट, स्टील, ये जो चीज़ें डिमांड होती है उसके डिमांड में भी गिरावट आएगी। ओके, अच्छा, गिरावट आएगी। ओके, सो अभी बैंक्स पे लिमिट सरकार ने लगा दी थी। ये प्रॉब्लम टोटल एक गवर्नेंस फेलियर की वजह से ये चाइना की हालत आज इस तरह की है। तो सरकार ने जब लोन पे रोक लगा दिया, तो जैसे बैंक्स कैसे पैसे कमाते हैं, बैंक्स ज़्यादा लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट से पैसे कमाते हैं। अब सरकार ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन्स पे लिमिट लगा दी कि आप इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, तो बैंक्स को भी प्रॉब्लम आ गई। तो पैसे कमाने में बैंक्स प्रॉफिट नहीं, बैंक्स लॉस में जाने लगे। और दूसरी चीज़, जो रियल इस्टेट बिल्डर्स थे उनको भी पैसे लेने में दिक्कत आई, उससे डिमांड में प्रॉब्लम हो गई, स्टील सीमेंट की डिमांड। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डर्स थे, उन्होंने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स थे, उस पर भी एक चीज़ कर दिया कि वो पहले जो कस्टमर्स थे, जो होम बायर्स थे, उनसे पहले पैसे ले लिए कि हम आपसे पहले पैसे ले लेते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस पर हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो बहुत सारे लोग पैसे देने लगे, होम बायर्स पैसे देने लगे बिल्डर्स को कि ओके आप डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको पैसे देते हैं ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और रियल इस्टेट बिल्डर्स ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिना वो पैसे दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए। ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स हो गए।
तो जो जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं अपने होम बायर्स ने, उनको अपने ज़मीन का या अपने रूम का जो अपना फ्लैट है उसका पोजेशन नहीं मिल रहा था। तो उनको पोजेशन नहीं हो रहा था, मिल रहा था, तो उन्होंने जो बैंक से लोन ले रखा था उसमें भी कहा कि हम बैंक के लोन नहीं देंगे, तो उससे बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ। यहाँ पे रियल इस्टेट के जो ओनर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से रियल इस्टेट क्राइसिस हो गया। और होम बायर्स जो अपने EMI नहीं पे कर रहे हैं, उसकी वजह से बैंकिंग क्राइसिस हो गया। लोकल गवर्नमेंट अपने टारगेट नहीं अचीव कर रहा था, उसकी वजह से गवर्नेंस में फेलियर आ गया। सो दिस इज़ द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ द current state of Chinese economy. I hope you understood it. These were the few things about Chinese economy right now. Thank you so much for watching. Please like and subscribe.